जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की का बचाव दल गाजा जाने को तैयार है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने दी मंजूरी। अब कुछ ही दिनों में तुर्की की फौज भी पहुंच सकती है गाजा के अंदर। इस्राएल की बड़ी टेंशन। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। इटली में इजरायली फुटबॉल खिलाड़ियों के विरोध में इटली के लोगों ने जो किया, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। जब यहूदी राष्ट्रगान बज रहा था, तब फ्री फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोग नारा लगा रहे थे। 15,000 लोगों का हंगामा। इनके अलावा आपको बताएंगे, जिस शख्स को पुतिन एक वक्त खत्म करना चाहते थे, आज उसी सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा से क्रेमलिन में मिलाया हाथ। मॉस्को में फहराया सीरियाई क्रांतिकारी झंडा। क्या खिड़की से काफिला देखा बशर अल असद? सोशल मीडिया पर मचा तूफान। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायली हमलों के बाद गाजा आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। लगातार 2 साल से जारी इस युद्ध में 67,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों से ज्यादा लोग घायल हैं। हर तरफ तबाही के निशान है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि अभी भी हजारों शव मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। ऐसे हालात में तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने मिस्र में हुए शांति समझौते के बाद गाजा के लिए एक मानवीय मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने 81 सर्च एंड रेस्क्यू यानी खोज और बचाव तकनीशियनों की टीम को गाजा रवाना करने की मंजूरी दे दी है। ये टीम 8 अलग अलग प्रांतों से बनाई गई है और ये पूरा मिशन करीब 1 महीने तक चलेगा, जिसमें राहत कार्यों का समन्वय और तबाह इलाकों में फंसे लोगों की मदद शामिल है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में तुर्की की फौज भी गाजा में तैनात होंगे, जो शांति के मिशन के नाम पर होंगे। दरअसल तुर्की के शहर एरजुरम प्रांत से 10 तकनीशियन और 3 वाहन इस मिशन के लिए भेजे गए हैं। रवाना होने से पहले ये टीमें सड़क के जरिए अंकारा पहुंची, जहां उन्हें गाजा मिशन से जुड़ी जानकारी दी गई और उनके साथियों ने उन्हें विदाई दी। एरजुरम AFAD डायरेक्टर सेलेहत्तिन कारसली ने गाजा जाने वाली टीम को रवाना करते हुए कहा, हमारे सम्मानित राष्ट्रपति के कहने पर AFAD टीम हमारे गाजा के भाइयों के दुख दर्द को कम करने और उनके जख्मों पर मरहम भरने के लिए वहां जा रही। दरअसल एरजुरम की टीम सबसे पहले अंकारा जाएगी, जहां दूसरे प्रांतों से आने वाले सभी अफसरों और तकनीशियनों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद ये पूरा 81 सदस्य AFAD दल मिस्र के लिए रवाना होगा और फिर वहां से गाजा में दाखिल होंगे। इस टीम का मकसद है गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंचाना, मलबे में दबे लोगों की तलाश करना और राहत कार्यों का संचालन करना। ये टीमें तबाही वाले इलाकों में काम करेंगी, जहां हाल के युद्ध में हजारों घर और इमारतें खंडहर में बदल गए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये मिशन 1 सदी से भी ज्यादा वक्त बाद पहली बार है जब तुर्की की सुरक्षा और बचाव टीमें गाजा की जमीन पर कदम रखेंगी। तुर्की सरकार का कहना है कि ये कदम गाजा के लोगों की मदद के लिए इंसानियत का फर्ज है और देश पूरी ताकत के साथ इस मिशन को अंजाम देगा। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों, सोशल मीडिया पर अरब देशों के यूजर्स ने इटली की जनता की तारीफों के पुल बांध दिए। वजह थी इटली बनाम इजरायल की वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाइंग मैच के दौरान इटालियन लोगों का जबरदस्त विरोध। यह विरोध सिर्फ एक फुटबॉल मैच का नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन के समर्थन और गाजा में इजरायली हरकत के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। 15,000 से ज्यादा लोग इटली के उडीन शहर में सड़कों पर उतर आए। लोगों ने इजरायल को खेलों से बाहर निकालने की मांग की। उनके हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे और उन्होंने 23 मीटर लंबा सफेद कपड़ा उठाया था, जिस पर गाजा में मारे गए 18,000 बच्चों के नाम हाथ से लिखे गए थे। ये विरोध कमेटी फॉर पैलेस्टाइन उडीन नाम की संस्था ने आयोजित किया था। उन्होंने फीफा से अपील की कि इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बैन किया जाए, क्योंकि वो कब्जे और हिंसा की नीति का समर्थन करता है। लेकिन फीफा और UEFA ने इस मांग को ठुकरा दिया। इटली ने भी मैच रद्द करने से मना किया। डर था कि ऐसा करने पर उसे सजा मिल सकती है, इसलिए शहर में भारी सुरक्षा लगा दी गई। फीफा ने इसे हाई रिस्क इवेंट घोषित किया और स्टेडियम के चारों ओर रेड जोन बना दिया गया। मैच वाले दिन पूरा शहर ताला बंद जैसा था। हजारों पुलिसकर्मी, सैनिक, स्नाइपर्स और हेलीकॉप्टर ड्रोन निगरानी में थे। स्टेडियम में 9,000 दर्शक मौजूद थे। जैसे ही इजरायल का राष्ट्रगान बजा, मैदान में सीटी और हुटिंग गूंज उठी। कई दर्शक फिलिस्तीनी झंडे लेकर मैदान में घुसने लगे। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन चलाए।
कई लोगों को गिरफ्तार और घायल किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा यह सिर्फ मैच नहीं था बल्कि फिलिस्तीन के लिए जनता की आवाज थी। एक यूजर ने लिखा, आज इटली ने एक असली मायनों में जीत हासिल की जब मैदान में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और गाजा के नारे गूंजे। ये कब्जे के खिलाफ जीत का असली पल था। वहीं कार्यकर्ता मोहम्मद अल जोहनी ने कहा, दोहरे मापदंड साफ नजर आते हैं। रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व कप से निकाला गया, लेकिन इजराइल की बर्बरता पर सब खामोश है। एक और कार्यकर्ता इमाद ने लिखा, जब जनता इंसाफ और सच्चाई के साथ खड़ी होती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। दुनिया कैसे चुप रह सकती है जब गाजा में बच्चे, औरतें और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। एक एक्टिविस्ट रऊफा ने कहा, इतालवी लोग इसलिए भी नाराज है क्योंकि उनकी टैक्स की रकम से इजराइल को हथियार भेजे जा रहे हैं। उन्हें गाजा में हो रहे हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं बनना है। और आखिर में नतीजा, इटली ने इजराइल को 3-0 से हरा दिया। यह सिर्फ फुटबॉल की जीत नहीं थी बल्कि इंसानियत और इंसाफ की जीत थी। इस हार के साथ इजराइल के विश्व कप में पहुंचने की आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो गई। वैसे भी इजराइल अब तक सिर्फ एक बार 1970 में विश्व कप में खेल पाया था और उस बार भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। लोगों ने इस जीत को कहा, गोल से ज्यादा ताकतवर वो नारा था जो गूंज रहा था, फ्री फिलिस्तीन। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐतिहासिक पल को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा का क्रेमलिन पैलेस में स्वागत किया। ये दोनों नेताओं के बीच सीरिया की क्रांति के बाद पहली मुलाकात है जब असद शासन को उखाड़ फेंका था। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को इतिहास का पल बताया है। लोगों ने कहा कि एक साल पहले तक शरा रूस के हवाई हमलों का निशाना थे और आज वही व्यक्ति मॉस्को के दिल में पुतिन के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए, क्या राष्ट्रपति शरा का काफिला क्रेमलिन के पास बने उस इलाके से गुजरा जहां बशर अल असद अब रह रहे हैं? क्या असद ने खिड़की से वो काफिला देखा होगा और क्या महसूस किया होगा जब उन्होंने देखा कि पुतिन उसी व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जिसके खिलाफ कभी उनके आदेश पर बम बरसाए गए थे। सोशल मीडिया पर शरा के काफिले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें गाड़ियां सीरियाई क्रांति का झंडा लहराते हुए क्रेमलिन की ओर बढ़ती नजर आ रही है। लोगों ने इस वीडियो पर ऐतिहासिक और मजेदार टिप्पणियां की। कई यूजर्स ने मजाकिया लहजे में लिखा कि बशर अल असद क्रेमलिन से कुछ ही मीटर की दूरी पर रूस में शरण लेकर रह रहे हैं और शायद उसी ने यह वीडियो खिड़की से रिकॉर्ड किया होगा। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक असद का परिवार मॉस्को सिटी इलाके में रह रहा है जहां उनके पास 20 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट्स है। सिटी ऑफ कैपिटल्स नामक इमारत में जो क्रेमलिन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। एक यूजर ने लिखा, इतिहास में पहली बार मॉस्को में एक साथ 2 सीरियाई राष्ट्रपति है। एक क्रांति के बाद वैध रूप से चुना गया राष्ट्रपति अहमद अल शरा और दूसरा बशर अल असद जो रूस में शरण लेकर भागा हुआ राष्ट्रपति है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुलाकात सीरियाई संकट के इतिहास में एक बड़े राजनयिक मोड़ को दर्शाती है। ये बताती है कि कैसे वैश्विक राजनीति में रिश्ते और गठबंधन हितों और रणनीतियों के हिसाब से तेजी से बदलते हैं। वो रूस जिसने सिर्फ एक साल पहले इदलिब पर बमबारी की थी, आज उसी व्यक्ति अहमद अल शरा का अपने सबसे प्रतिष्ठित भवन क्रेमलिन में स्वागत कर रहा है। यह दृश्य सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से बेहद गहरा है, क्योंकि जिस झंडे को रूस ने 10 साल तक कुचलने की कोशिश की, आज वही झंडा मॉस्को की सड़कों पर सीरियाई राष्ट्रपति के काफिले पर लहरा रहा था। और यही वो पल है जिसे लोग इतिहास का सबसे बड़ा पलटाव कह रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।